शहर के सबसे रईस इलाके में सेठ राजेश का एक बहुत बड़ा और आलीशान बंगला था। उनकी एक लौती बेटी अनन्या को ऐशो आराम की हर सुख सुविधा बचपन से मिलती आई थी। अनन्या को दो चीजों का बहुत शौक था। पहला, दिन भर अपने कमरे में लेटकर रोमांस और प्यार भरी नॉवेल्स पढ़ना, और दूसरा, सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपने फॉलोअर्स को प्यार के ऊपर बड़े बड़े ज्ञान देना। आज भी अनन्या अपने कमरे में रिंग लाइट लगाकर बैठी थी और फोन के सामने लाइव वीडियो में बातें कर रही थी और गाना गा रही थी। हेलो दोस्तों, क्या आपने वो वाला गाना सुना? मुझे तो उस गाने से प्यार हो गया है। ओए होए क्या सीन है, तेरी वॉक में तान है। आगे की लाइन आप हमें कमेंट करके बताओ। वैसे अगर प्यार की बात करूं तो प्यार पैसा, गाड़ी या बंगला कुछ नहीं देखता। सच्चा प्यार तो रूह से होता है। अगर आपको अपना सच्चा प्यार किसी झोपड़ी में भी मिले तो आपको खुशी खुशी वहां चले जाना चाहिए। प्यार के आगे तो सारी दुनिया की दौलत बेकार है। तभी अनन्या की माँ शीतल कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आई और उसने अनन्या के हाथ से फोन छीन लिया। लाइव वीडियो बंद हो गया और शीतल के चेहरे पर बहुत गुस्सा था। अनन्या, तू दिन भर ये फालतू की लव नॉवेल्स पढ़कर पूरी तरह से पगला गई है। ये जो तू इंटरनेट पर बड़ी बड़ी बातें करती है ना कि प्यार के लिए झोपड़ी में रह लूंगी, ये सब सिर्फ किताबों और फिल्मों की हकीकत है। असलियत में एक दिन बिना एसी के रहना पड़े तो तेरी जान निकल कर बाहर आ जाएगी। चल नीचे चल, हॉल में पंडित जी आए हैं। तेरा पापा ने तेरी शादी की बात की है किसी से। माँ, आप मेरी फीलिंग्स को कभी ऐसे नहीं समझेंगी। मुझे ये अरेंज मैरिज नहीं करनी। पापा से कहिए कि पंडित जी को वापस भेज दीजिए। अनन्या पैर पटकते हुए नीचे हॉल में पहुंच गई। वहां सेठ राजेश एक बड़े से सोफे पर आराम से बैठे थे। उनके सामने पंडित जी कुंडलियां मिला रहे थे। और राजेश जी, ये जो रिश्ता मैं आपके लिए लाया हूँ, ये शहर के सबसे बड़े बिल्डर का बेटा है। लड़का अमेरिका से पढ़कर आया है और पूरे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस है। आपकी बेटी वहाँ सच में राज करेगी। हाँ। अरे बहुत बढ़िया पंडित जी, मेरी अनन्या के लिए मुझे ऐसा ही राजकुमार चाहिए था। अनन्या बेटा, इधर आ बेटा। देख पंडित जी तेरे लिए कितना अच्छा रिश्ता लाए हैं। मैंने तो शादी के लिए हाँ कर दी है। हाँ बेटा। लेकिन पापा, मैंने ना कर दी है ना। मैं नहीं करूंगी शादी। मैं इस बिल्डर के बेटे से या किसी भी आपके अमीर दोस्त के बेटे से शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। मेरी जिंदगी है, माय लाइफ माय रूल। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। पापा, उस लड़के का नाम सागर है। सागर? ये सागर कौन है? मैंने तो आज तक किसी सागर का नाम नहीं सुना। क्या करता है वो? कौन सी कंपनी का मालिक है बेटा? हाँ? और वो किसी कंपनी का मालिक नहीं है। वो एक बहुत ही साधारण और सच्चे दिल का लड़का है। हमारी मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी। हम पिछले 1 साल से ऑनलाइन प्यार में हैं। उसके पास भले ही पैसा ना हो, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। भले ही उसके घर में डबल बेड ना हो, पर वो मुझे पलकों पर सुलाएगा। भले ही उसके घर पे सोफा ना हो, पर वो मुझे आंखों पर बैठाएगा। अबे दिमाग खराब हो गया है तेरा? अरे ऑनलाइन प्यार? अरे मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी किसी सड़क छाप से नहीं करूंगा। पंडित जी, आप बिल्डर वालों से बात पक्की कीजिए। पापा, अगर आपने मेरी शादी उससे नहीं करवाई तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। प्यार कभी किसी के आगे नहीं झुकता पापा। मैं सागर के बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती। अगर मुझे वो नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अनन्या ने इतना बड़ा तमाशा किया कि राजेश को आखिर हार माननी पड़ी, और वो उसकी एकलौती बेटी थी तो फिर झुकना तो बनता था। उन्होंने गुस्से में पंडित जी को भी वापस भेज दिया। अनन्या ने उसी वक्त सागर को फोन किया और उसके माता पिता से मिलने के लिए उसे अपने घर पर बुला लिया। अगले दिन सुबह राजेश और शीतल अपने शानदार ड्राइंग रूम में सागर और उसके परिवार का इंतजार कर रहे थे। जी, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं ये सागर कौन है और किस खानदान से है। हमारी बेटी ने तो हमारी नाक कटवा दी। पहले ही इसके हाथ से फोन छीन लेना चाहिए था। अरे देखते हैं कौन है ये सोशल मीडिया का मजनू। आने दो उसे। तभी बंगले के दरवाजे से सागर और उसका परिवार अंदर दाखिल हुआ। उन्हें देखते ही राजेश, शीतल और सीढ़ियों से नीचे आ रही अनन्या की आंखें फटे की फटे रह गई। आज तक वो उससे मिली नहीं थी, सिर्फ ऑनलाइन बातें किया करती थी। सागर और उसका परिवार किसी गांव से नहीं,
बल्कि सीधे किसी घने जंगल से आए हुए लग रहे थे। सागर के पिताजी ने जंगली प्रिंट वाले कपड़े पहने हुए थे और उसके बड़े भाई भीमा ने भी एनिमल प्रिंट वाले कपड़े पहने थे। उनके गले में रुद्राक्ष की माला और पत्तों की मालाएं थी। सागर की माँ गौरी और भाभी चंपा ने बहुत ही अजीब और पुरानी तरह की साड़ी पहनी हुई थी। सागर ने भी एक बहुत ही पुराना और सिंपल सा कुर्ता पहना था और उसके गले में एक अजीब सा ताबीज था। राम राम सेठ जी, हम लोग आपके होने वाले समधी हैं। हमारा नाम मंगल है और हम शहर के बाहर वाले घने जंगल में रहते हैं। आपके घर का रास्ता बहुत लंबा था, हमारे तो पैर ही दुख गए। हाँ सेठ जी, आपकी छोरी ने हमारे सागर को इंटरनेट वाले फोन पर फंसा लिया। अब हम तो सीधे साधे जंगल के लोग हैं। हमें क्या पता था कि शहर की इतने बड़ी मेम साहब हमारे घर की बहू बनेगी। अनन्या भी ये सब देखकर पूरी तरह से सुन हो गई। उसने सागर को सिर्फ वीडियो कॉल पर देखा था, जहां वो नॉर्मल कपड़े पहनता था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका परिवार इस तरह से जंगली कॉस्ट्यूम पहनकर आएगा और वो सच में जंगल के रहने वाले होंगे। पापा, पापा प्लीज 1 मिनट के लिए मेरे साथ अंदर वाले कमरे में चलिए ना, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अनन्या अपने पिता राजेश का हाथ पकड़कर उन्हें घसीटते हुए अंदर वाले कमरे में ले गई और दरवाजा बंद कर लिया। अनन्या के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। पापा, ये सब क्या है? ये लोग तो बिल्कुल जंगली लग रहे हैं। इनके पास तो पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं है। मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। आप इन्हें अभी के अभी घर से बाहर निकाल दीजिए। मुझे वो आपका बिल्डर का बेटा मंजूर है, या फिर वो जो आपके दोस्त का बेटा था ना, वो। अरे बेटा, तू ये क्या कह रही है? अभी कल ही तो तू कह रही थी कि सच्चा प्यार पैसा या कपड़े नहीं देखता। अरे तूने ही तो कहा था कि प्यार कभी किसी के आगे झुकता नहीं है। पापा, वो सब तो मैंने सिर्फ नॉवल में पढ़ा था और लाइव वीडियो में बोलने में ऐसे किक आ रहा था तो बोल दिया। मुझे नहीं पता था कि मुझे सच में ऐसे पत्तों की माला पहनने वाले घर में जाना पड़ेगा। मैं वहाँ कैसे रहूंगी पापा? मैं तो निपट जाऊंगी। प्लीज पापा, इस रिश्ते के लिए मना कर दीजिए। ना बेटा ना, तू तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि प्यार के लिए झोपड़ी में भी रह लेगी। अरे अब मैं तेरा पिता हूँ, तेरी खुशी ही मेरी खुशी है। तूने ही कहा था कि सागर का दिल बहुत साफ है। अरे अब क्या फर्क पड़ता है कि वो पत्ते पहनता है या ब्रांडेड कपड़े? तेरी शादी तो अब इसी सागर से होगी, क्योंकि प्यार झुकता नहीं है मेरी बच्ची। राजेश ने अनन्या की सारी किताबें और सोशल मीडिया के डायलॉग उसी के मुंह पर चिपका दिए। राजेश ने मन ही मन तय कर लिया था कि अपनी बेटी का ये झूठा बुखार उतारने के लिए उसे ये सबक सिखाना बहुत जरूरी है। राजेश ने बाहर जाकर सागर के परिवार से शादी पक्की कर दी। अनन्या रोती रह गई, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। कुछ ही दिनों में एक बहुत ही सिंपल तरीके से अनन्या की शादी सागर से हो गई। विदाई के बाद सागर अनन्या को लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ा। शहर पीछे छूट गया और गाड़ी एक बहुत ही डरावने और घने जंगल के रास्ते पर आ गई। गाड़ी एक जगह रुकी और सागर ने अनन्या को बाहर आने को कहा। अनन्या ने भारी मन से लहंगा उठाया और बाहर निकली। लो अनन्या, आ गया हमारा सपनों का घर। आज से यही तुम्हारा ससुराल है। अनन्या ने सामने देखा तो वहाँ कोई घर नहीं था, बल्कि मिट्टी, बांस और सूखी घास से बनी एक बड़ी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी के बाहर एक मिट्टी का चूल्हा था और कुछ मुर्गियां उसे घूर रही थी। अनन्या का ये सब कुछ देखकर सर चकराने लगा। अरे सागर, मेरा तो सर घूम रहा है। ये तुम्हारा घर है क्या? ये तो एक टूटी फूटी झोपड़ी है और यहाँ आसपास कोई दूसरा इंसान भी नहीं नजर आ रहा। अरे बहू, आ गई तू। हमारा ये घर जंगल के बिल्कुल बीचों बीच में है। यहाँ बहुत शांति है। आजा आजा, अंदर आजा। अनन्या भी रोते हुए झोपड़ी के अंदर गई। वो मरती क्या ना करती। अंदर बहुत ज्यादा सीलन की महक आ रही थी। वहां कोई एसी, कोई टीवी, कोई ढंग का सोफा नहीं था। जमीन पर भी गोबर से लिपाई हुई थी, जिसे देखकर उसे बहुत अजीब लग रहा था। अनन्या को बहुत पसीना आ रहा था और उसका नहाने का मन करने लगा। सागर, मेरा ये पूरा लहंगा पसीने से भीग गया है और ये बहुत भारी भी है।
मुझे ना नहाने का मन कर रहा है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि बाथरूम कहाँ है, और बाथटब में थोड़ा ठंडा पानी भरवा दो प्लीज। बाथटब? अरे वो क्या होता है अनन्या, हमारे यहाँ कोई बाथरूम या टैब नहीं होता। हम लोग झोपड़ी के पीछे जो बड़ी वाली नदी बह रही है उसी में जाकर नहाते। तुम भी कपड़े लेकर आ जाओ, हम सब वहीं नहाएंगे। क्या? नदी में? सबके सामने? और अगर नदी में कोई मगरमच्छ आ गया तो? मैं पागल नहीं हूँ जो उस गंदी नदी में नहाऊंगी। वहाँ पर कितने लोग अपने क्या क्या सामान को धोते होंगे। मुझे बहुत प्यास लगी है, चलो मुझे फ्रिज का पानी ही पिला दो। अरे छोटी बहू, हमारे पास फ्रिज कहाँ से आया? हम तो उसी नदी का पानी पीते हैं जिसमें नहाते हैं। वहाँ का पानी बहुत मीठा है। तू रुक, मैं मटके से पानी छान कर लेकर आती हूँ तेरे लिए। अनन्या को उल्टी आने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस भयानक झोपड़ी में कैसे एडजस्ट करेगी। पूरा दिन रोते रोते और गर्मी में पसीना बहाते हुए गुजर गया। रात का समय हुआ तो झोपड़ी में बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। सागर, लाइट कब आएगी? मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तुम ही नहीं दिख रहे। अपना इन्वर्टर ही ऑन कर लो कम से कम। अरे छोटी बहू, हमारे इस जंगल में बिजली के खंभे ही नहीं है। लाइट तो यहाँ आज तक नहीं आई। हम लोग तो रात को ऐसे ही बाहर खुले आसमान के नीचे सोते हैं। पूरा परिवार झोपड़ी के बाहर खटिया बिछाकर सो गया। अनन्या को भी मजबूरी में एक खाट पर लेटना पड़ा, लेकिन वहाँ इतने बड़े बड़े और खतरनाक मच्छर थे कि अनन्या का पूरा शरीर लाल हो गया और वो पूरी रात खुजली करती रही और रोती रही। हाय हाय, ये मच्छर तो मुझे कच्चा खा जाएंगे। मेरा खून चूस लिया है इन लोगों ने। हे भगवान, मुझे मेरे एसी वाले कमरे में वापस भेज दो। काश ये कोई सपना हो। काश मुझे कोई चिराग मिल जाए जिसे रगड़कर मैं वापस कवारी हो जाऊं। आज के बाद में मैं कभी भी ऑनलाइन लव का ज्ञान नहीं दूंगी और लव नॉवेल नहीं पढ़ूंगी। अरे मैं तो एंटी लवर बन जाऊंगी भगवान। अनन्या की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। रात के 2 बजे अचानक आसमान में तेज बिजली कड़की और जोर जोर से बारिश होने लगी। झोपड़ी के बाहर सो रहे सभी लोग भीग गए। अरे भागो भागो, अरे बारिश आ गई। अरे अपनी अपनी खटिया उठाकर झोपड़ी के अंदर चलो। अरे चलो जल्दी। अनन्या अब कीचड़ में फिसल गई और बिल्कुल काली हो गई। झोपड़ी के अंदर भी छत से पानी टपक रहा था। अनन्या पूरी रात भीगते हुए कोने में सिकुड़ कर बैठी रही। उसके सारे अरमान और प्यार के बड़े बड़े डायलॉग बारिश के पानी में बह चुके थे। कहाँ फंस गई यार मैं, कहाँ फंस गई। प्यार इतने इम्तिहान थोड़ी लेता है। शादी के तीसरे दिन पग फेरे की रस्म के लिए अनन्या अपने मायके वापस आई। जैसे ही उसने अपने पिता राजेश और माँ शीतल को देखा, वो फूट फूट कर रोने लगी और उनके पैरों में गिर गई। पापा, मुझे बचा लीजिए प्लीज। पापा प्लीज, मुझे वापस उस जंगल में नहीं जाना। वहाँ तो कोई बाथटब नहीं है। वहाँ मच्छरों ने मुझे खा लिया। मैं वहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। मैंने झोपड़ी वाले से लव मैरिज करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी अकल ठिकाने आ गई है। मुझे अपने पास रख लो पापा। अरे बेटा, तू ये क्या कह रही है? तूने ही तो कहा था कि सच्चा प्यार झोपड़ी में भी स्वर्ग जैसा लगता है। अरे मैंने तो तुझे तेरी पसंद की जिंदगी दी है। अब मैं तुझे यहाँ कैसे रख सकता हूँ? अनन्या बेटा देख, तूने अपनी जिद से शादी की है। अब शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है, चाहे वो महल हो या झोपड़ी। अब तुझे वहीं रहना पड़ेगा। तू थोड़ी कोशिश करेगी तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हम तुझे यहाँ हमेशा के लिए तो नहीं रख सकते। अब तो इस घर की मेहमान है, मेहमान। अनन्या को समझ आ गया कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। उसे भारी मन से वापस उसी जंगल वाली झोपड़ी में जाना पड़ा। उसने ऑनलाइन आना बंद कर दिया, नॉवल पढ़ना बंद कर दिया। कुछ दिन बीत गए। अनन्या धीरे धीरे उसी माहौल में ढलने की कोशिश कर रही थी। एक दिन अनन्या की सबसे अच्छी दोस्त रिया अपनी महंगी गाड़ी से उसे ढूंढते हुए उस जंगल तक पहुंच गई। रिया ने जब अनन्या को उस झोपड़ी में फटे पुराने सूती कपड़ों में देखा तो हैरान हो गई। ओह माय गॉड अनन्या, ये तेरी क्या हालत हो गई है? तू इस झोपड़ी में रह रही है? मैंने तो सोचा था तू किसी अमीर खानदान की बहू बन गई होगी। वो तो आंटी जी से मैंने तेरे ससुराल का एड्रेस लिया। रिया अंदर आजा। बस क्या बताऊं, प्यार के चक्कर में मैं इस जंगल में फंस गई हूँ। मेरी वाट लग गई यार, यहाँ कुछ भी नहीं है।
यार, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। तेरे पास कुछ खाने को है क्या? कोई पिज्जा या बर्गर ही ऑर्डर कर दे। अनन्या को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। झोपड़ी में उस समय खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं था। रिया, यहाँ कोई पिज्जा डिलीवरी नहीं आती और आज तो घर में खाने के लिए कुछ बना भी नहीं है। तो रुक, मैं सागर से बोलती हूँ। अनन्या ने सागर को इशारे से बुलाया। सागर, मेरी दोस्त आई है और घर में खाने को कुछ नहीं है। मेरी बहुत बेइज्जती हो रही है, प्लीज कुछ इंतजाम कर दो। तुम चिंता मत करो अनन्या, मैं अभी बाबूजी के साथ जाता हूँ और कुछ लेकर आता हूँ। हाँ। सागर और मंगल दोनों जंगल के अंदर गए। थोड़ी देर बाद वो अपने हाथों में ताजे तोड़े हुए आम, जामुन और कुछ जंगली मीठे फल लेकर आए। उन्होंने उन फलों को धोकर रिया के सामने रख दिया। शहर की बेटी, हमारे गरीब घर में पिज्जा तो नहीं मिलता, लेकिन ये ताजे और मीठे फल जरूर हैं। इन्हें खाकर देखो, बहुत स्वाद लगेगा। हाँ। रिया ने मुंह बनाते हुए एक आम खाया, लेकिन उसे वो सच में बहुत स्वादिष्ट लगा। रिया थोड़ी देर बाद वहाँ से चली गई। अनन्या उस दिन बहुत रोई, लेकिन उसने देखा कि सागर और उसके परिवार ने उसकी इज्जत बचाने के लिए जंगल में जाकर इतनी मेहनत की। उस दिन के बाद से अनन्या का मन थोड़ा बदलने लगा। वो अब सागर और उसके परिवार से चिढ़ने की बजाय उन लोगों के साथ मिलकर एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। अनन्या ने नदी में नहाना और चूल्हे की रोटी खाना सीख लिया था। अब वो पहले जैसे घमंडी नहीं रही, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन झोपड़ी के बाहर शहर की कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से कुछ सरकारी अफसर और कोट पैंट पहने हुए लोग बाहर आए। बाबूजी, ये इतने बड़े लोग हमारे घर क्यों आए हैं? हमने तो कोई गुनाह नहीं किया है। मंगल जी, आप घबराइए मत। हम लोग सरकार की तरफ से आए हैं। ये पूरा जंगल और आपकी ये झोपड़ी वाली जमीन सरकार ने एक बहुत बड़े नेशनल हाईवे और डैम प्रोजेक्ट के लिए पास कर दी है। आपकी ये पुश्तैनी जमीन अब सरकार के काम आएगी। क्या? लेकिन साहब, अगर आप हमारी ये झोपड़ी तोड़ देंगे तो हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? हमारा तो सब कुछ यही है। आप लोग बेघर नहीं होंगे मंगल जी। सरकार इस पूरी जमीन के बदले में आपको बहुत बड़ा मुआवजा दे रही है। आपको शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और आलीशान बंगला दिया जा रहा है और साथ ही इस जमीन की कीमत के रूप में आपको पूरे 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 25 करोड़ का नाम सुनते ही अनन्या, सागर, भीमा, चंपा और गौरी सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। ए छोटी बहू, ये अफसर बाबू क्या कह रहे हैं? 25 करोड़ रुपए कितने होते हैं री? भाभी, 25 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। हम लोग अमीर हो गए, हम लोग रातों रात करोड़पति बन गए। अनन्या खुशी के मारे उछलने लगी। उसने सागर को कस के गले लगा लिया। अरे वाह सागर, तेरी शहर वाली बहू तो हमारे लिए लक्ष्मी बनकर आई है। इसके कदम पड़ते ही हमारी किस्मत के ताले खुल गए। अब तो हम भी शहर के बड़े बंगले में रहेंगे। हाँ। कुछ ही दिनों में सागर और उसका पूरा परिवार उस झोपड़ी को छोड़कर शहर के एक बहुत बड़े और लग्जरी बंगले में शिफ्ट हो गए। उनके पास अब दुनिया की हर सुख सुविधा थी। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, नौकर चाकर और एसी वाले कमरे। अनन्या अपने नए बंगले के बड़े से बाथटब में नहाकर बाहर निकली। उसने देखा कि सागर एक बहुत ही महंगे सूट में तैयार खड़ा था और बहुत स्मार्ट लग रहा था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे प्यार का अंजाम इतना खूबसूरत होगा। मैं तो उस झोपड़ी में भी तुम्हारे साथ एडजस्ट कर चुकी थी, लेकिन भगवान ने हमारी मेहनत और तुम्हारे परिवार की सादगी का इतना बड़ा इनाम दिया है। अरे ये सब तुम्हारे प्यार की वजह से हुआ है अनन्या। तुमने हमारे उस गरीब घर को अपनाया, तभी भगवान ने हमें ये सब दिया। अनन्या के माता पिता राजेश और शीतल भी उनसे मिलने उस नए बंगले में आए। अपनी बेटी को इतने बड़े महल की मालकिन बनते देखकर राजेश बहुत खुश हुआ। देख लिया शीतल, मेरी बेटी ने बिल्कुल सही कहा था कि सच्चा प्यार पैसा नहीं देखता। इसने एक झोपड़ी वाले से शादी की और आज देख, इसकी किस्मत ने इसे दोबारा महारानी बना दिया। मुझे अपनी बेटी के फैसले पर गर्व है। अनन्या मुस्कुराई और उसने अपने फोन का कैमरा ऑन किया। उसने फिर से सोशल मीडिया पर अपना लाइव वीडियो शुरू किया। हेलो दोस्तों, मैं आपकी अनन्या। मैंने कहा था ना कि अगर आपका प्यार सच्चा है तो वो एक दिन आपको सब कुछ दिला सकता है।
कभी कभी प्यार की शुरुआत एक छोटी सी झोपड़ी से होती है, लेकिन अगर आप एक दूसरे का साथ दे तो वो झोपड़ी भी एक दिन 25 करोड़ के महल में बदल सकती है। तो हमेशा अपने प्यार पर भरोसा रखिए। अनन्या की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो अब एक अमीर बाप की बेटी के साथ साथ एक करोड़पति पति की पत्नी बन गई थी। सागर का परिवार भी शहर के रंग ढंग सीख रहा था और चंपा भाभी तो अब पिज्जा और बर्गर की फैन बन चुकी थी। उस दिन के बाद से अनन्या ने हमेशा खुशहाल जिंदगी जी और उसे कभी दोबारा मच्छरों वाली रात नहीं गुजारनी पड़ी।